तो सबसे पहले आज खबरों में आपको बताते हैं, आज एक के बाद एक कई बुरी क्रिकेट जगत को सकते में डाल दिया। आज एक एक्सीडेंट की खबर आई जिसमें भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत सुबह सुबह इसमें बुरी तरह जख्मी हो गए। तेज रफ्तार कार और डिवाइडर से टक्कर, इसके बाद धूं धूं कर जलती कार से जख्मी हालात में निकलकर खुद को संभालते ऋषभ पंत। ये तस्वीरें एक भयानक सड़क हादसे की हैं, जो रुड़की के नारसन बॉर्डर और हम्मदपुर झाल के मोड़ पर हुआ। ऋषभ पंत मर्सिडीज कार में सवार थे। कार की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कार को ऋषभ पंत खुद ही ड्राइव कर रहे थे। झपकी आने की वजह से उनकी कार अनियंत्रित हुई और डिवाइडर से जा टकराई। इसके बाद कार में आग लग गई। हादसे की जगह से पंत का घर महज 10 किलोमीटर दूर था। डिवाइडर से टकराने के बाद कार 200 मीटर तक घिसटती चली गई, जिससे कार में आग लग गई। जख्मी ऋषभ पंत को एम्बुलेंस रुड़की के सक्षम हॉस्पिटल में भर्ती कराने ले गई, जहां फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। सबसे अहम बात यह कि डिवाइडर से टकराने के बाद पंत कार में आग लगने से पहले कांच तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब हो गए। तो गनीमत है कि पंत की हालत में अब धीरे धीरे सुधार है और जल्द उनके सेहतमंद होने की कामना की जा रही है। आज यह हादसा बड़ा गंभीर भी हो सकता था। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती की बात करते हैं। फायर ब्रांड नेता पिछले 3 दिन में लगातार 3 ऐसे बयान दे चुकी हैं जो बीजेपी को मुश्किल में डाल सकता है। आज उन्होंने क्या कहा, देखिए। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अपनी मुखर आवाज को लेकर जानी जाती हैं, लेकिन कई बार उमा के बयान इतने तल्ख हो जाते हैं जिससे पार्टी के लिए न निगलना संभव होता है न उगलना। ऐसा ही एक बयान उन्होंने छिंदवाड़ा में दिया। भगवान राम और हनुमान को लेकर उमा ने क्या कहा, आप भी सुनिए। राम भक्ति पे आपने कोई कॉपीराइट नहीं कर लिया है अपना। राम का भक्त कोई भी हो सकता है, हनुमान का भक्त कोई भी हो सकता है, देशभक्त कोई भी हो सकता है। भगवान राम और हनुमान बीजेपी के कॉपीराइट नहीं है। उमा के इस बयान को कांग्रेस ने लपक लिया। कांग्रेस ने कहा कि सच सामने आ रहा है। बीजेपी ने भगवान को बांटने का काम धर्म की सियासत के जरिए किया। इधर बीजेपी ने भी फौरन मोर्चा संभाला और कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की तरफ से जो सही है, सत्य, वो आता जा रहा है। और विधानसभा में भी इस तरह के इशू पे विवाद हुआ था, जिसपे बीजेपी के नेताओं को, विधायक रामेश्वर शर्मा जी को और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी को क्षमा याचना करना पड़ी थी। हनुमान किसी के पेटेंट नहीं हो सकते। भगवान राम सबके हैं, देश की सीमाओं के पार भी हैं, विदेशों में भी हैं, और भक्त हनुमान भी सब के साथ हैं, सबके लिए हैं। लेकिन ये किसी की घटिया राजनीति के कारण नहीं है जो कांग्रेस इन पर कालनेमी बनकर घटिया राजनीति करने का काम करती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब उमा भारती ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए। उमा सिर्फ बीते 3 दिनों में 3 बार ऐसा कर चुकी हैं। पहले लोधी समाज के वोटर से बात, फिर कैबिनेट में संतुलन पर सवाल और अब राम हनुमान पर कॉपीराइट वाला बयान। सवाल ये, उमा भारती लगातार ऐसे बयान क्यों दे रही हैं? क्या अब श्री राम के बिना राजनीति संभव नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो उमा भारती के इस बयान पर भी कुछ और प्रतिक्रियाएं आ सकती हैं। देखना होगा कि आगे इस मामले में पार्टी की तरफ से किस तरह के बयान आते हैं। इधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी एक और शराबबंदी की मांग करती है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री अवैध शराब के लिए कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की खुलेआम नसीहत देते हैं खुले मंचों पर। अब बारी आ गए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। इस तरह से अगर पुलिस वाले जाते हैं आदिवासी के घर में तो उनको पिटाई करना चाहिए। पुलिस वाले मार खा रहे हैं और जनता गाली खा रही, तो जाए कहां लोग? न व्यवस्था है न निजाम है। तो सुना आपने, एक और छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर कह रहे हैं कि आबकारी विभाग और पुलिस वाले अगर शराब पकड़ने आए तो उनकी पिटाई कर दो। और दूसरी ओर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में सरकार ही नहीं है, पुलिस वाले मार खा रहे, जनता गाली खा रही। इन बयानों के बाद आपको एक तस्वीर और भी दिखाते हैं।
ये तस्वीर कवर्धा जिले के नवागांव की है, जहां गुरुवार को अवैध शराब की शिकायत पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने लाठी डंडे से वार कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। तो एक तरफ उकसाने वाला बयान तो दूसरी तरफ पुलिस पर हमला। सवाल ये उठता है कि एक तरफ बीजेपी शराबबंदी पर सरकार को घेरती है तो दूसरी तरफ अवैध शराब पर कार्रवाई के खिलाफ लोगों को उकसाती भी है। आखिर ये कैसी राजनीति? इसका जवाब दिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आता देख बीजेपी राज्य का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में है। और शांति को भंग करना, लोगों को भड़काना, ऐसे तो आसान काम है। कहीं आग लगाते हैं तो एक दिन आपके घर तक भी आग पहुंचेगी। अब यहाँ सवाल ये, क्या वाकई जनता को भड़काने से जनाधार बढ़ सकता है? सवाल ये भी, आखिर शराब के मुद्दे पर बीजेपी इतनी बहकी क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। आने वाली 2 जनवरी से छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा और इसके हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। शीतकालीन सत्र में भाजपा आरक्षण और राज्यपाल पर सवाल उठाने को लेकर सरकार को घेर सकती। छत्तीसगढ़ में नए साल की शुरुआत आरक्षण पर सरकार और महामहिम के बीच जारी टकराव से हो रही है। ऐसे में नए साल के पहले सोमवार से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में भी सबसे ज्यादा इसी की गूंज होगी। विपक्ष ने इसके लिए कमर कस ली है। पीएम आवास, बढ़ते अपराध, लव जिहाद और नौकरी को लेकर अलग समूहों के प्रदर्शन जैसे कई मुद्दों पर विपक्ष स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। कार्यपालिका के अंगों की पिटाई हो रही है या वो वसूली कर रहे हैं, और निजाम में जो लोग बैठे हैं वो गाली गलौज कर रहे हैं। कहाँ है सरकार? तो हम एक औपचारिकता पूरी करेंगे, विधानसभा न्यायिक संस्था में कुछ न कुछ तो लाएंगे। बीजेपी के धरना प्रदर्शन के जवाब में धरना प्रदर्शन कर रहे सत्ता पक्ष की कोशिश है कि चुनावी साल में आक्रामकता बराबर रहे। सदन में भी ऐसे ही वार पलटवार नजर आएगा। आरक्षण का हमारा मुद्दा अभी भी लंबित है। सत्र में और भी विधेयक हमारे आएंगे, प्रश्न लगते हैं और सरकार उसका जवाब देगी। 5 उपचुनाव हुआ, उसका पता नहीं चल रहा है। ये आने वाला चुनाव के बाद ये मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, इसका आदत ऐसी है। आरक्षण को लेकर बुलाए गए विशेष सत्र में अनुपूरक बजट पहले ही पास किया जा चुका है। ऐसे में ये तय है कि सबसे ज्यादा नोकझोंक आरक्षण को लेकर ही होगी। नए साल के जश्न के लिए लोग अक्सर पर्यटन क्षेत्रों का रुख करते हैं, बाहर घूमने निकलते हैं और इस वक्त सरगुजा जिले के ग्राम उडुमकेला के युवक ने नया प्लान तैयार किया, जिसे पहाड़ों वाले घर का नाम दिया। पूरे ट्रेडिशनल लुक में तैयार किए गए इस घर के साथ टेंट में प्रकृति के साथ रात गुजारने की सुविधा है। इसके अलावा ट्रैकिंग, ग्रामीण परिवेश से रूबरू कराने की पूरी तैयारी है। ये सारी फैसिलिटी छत्तीसगढ़ के शिमला यानी मैनपाट के करीब की गई। आमतौर पर होम स्टे की फैसिलिटी इन इलाकों में नहीं थी। ऐसे में उडुमकेला के रहने वाले युवक ने लोगों को होम स्टे की फैसिलिटी देने के लिए इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की। मैनपाट होम स्टे, पहाड़ों वाला घर, ये कॉन्सेप्ट दिया है उडुमकेला के रहने वाले एक नवयुवक ने। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक पूरी तरीके से जो प्राकृतिक छटा है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यहाँ पर जो बाहर से लोग आने वाले हैं उनके रुकने की व्यवस्था की गई है। आप ये देखिए, जो घर है वो पहाड़ों वाला घर है और ये इस समय काफ़ी लोकप्रिय है। घर के अंदर भी चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ट्रेडिशनल रूप में इसे व्यवस्थित किया गया है। आप देखिए कि पूरी तरीके से ये जो छत है वो खपरे से बनी हुई है और जो लकड़ी के कंडे हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। ये यहाँ पर लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई है। लोगों ने यहाँ पर इन कॉन्सेप्ट को जन्म दिया है जो कि काफ़ी चर्चा में है। वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका और कैसे आप लोगों के विचार में आया ये बात? मेरा नाम दीपक पटेल है और जैसे कि मैनपाट में हर साल हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो है टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत सारे होटल्स हैं यहाँ पर और बहुत सारी कंपनी हैं जो टेंट्स वगैरह में स्टे प्रोवाइड करते हैं, पर यहाँ पे होम स्टे नहीं है। जैसे कि बस्तर साइड में या छत्तीसगढ़ के बाहर अलग अलग राज्यों में
होम स्टे देखने को मिलता है। मेरा ये कैंपिंग का दूसरा एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैं देश देखा कैंपिंग जसपुर में कर चुकी हूँ और ये दूसरा मैन पार्ट में है ये, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड भी हूँ। तो ये आप सभी भी आइए, यानी ये साफ है कि जिस तरह से मैन पार्ट की ख्याति हो रही है, मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला के रूप में तो जाना ही जाता है, लेकिन स्टे होम और यहाँ पर जिस तरह से ट्रेडिशनल की व्यवस्था की गई है, कैंपेनिंग की व्यवस्था है, ऐसे में इसका कितना प्रतिशत मिलता है, कितने लोग यहाँ पर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। और आज एक बड़ी दुखद खबर देश को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबा का निधन हो गया। वे 100 वर्ष की थीं। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी माताजी को मुखाग्नि दी। इस दौरान प्रधानमंत्री बेहद भावुक दिखे। ये अंतिम विदाई है एक बेटे की अपनी मां को। ये अंतिम प्रणाम है एक मां को उसके बेटे का। तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा के अंतिम संस्कार की हैं, जिन्होंने शुक्रवार सुबह 9:30 बजे अहमदाबाद में अंतिम सांसें ली। अंतिम यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के गांधीनगर आवास से सेक्टर 30 के शमशान घाट के लिए निकली। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी शव वाहन में पार्थिव देह के साथ बैठे रहे। पीएम मोदी ने अपनी मां के शव को कांधा दिया। अपनी मां की मृत्यु की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। अहम बात ये रही कि मुखाग्नि देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी तय कार्यक्रमों में शामिल भी हुए। अहमदाबाद से ही प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में हो रही राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में वर्चुअली जुड़े। साथ ही हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की। IBC 24 ईश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रधानमंत्री मोदी की माताजी हीराबा की आत्मा को श्री चरणों में स्थान दें।